हेलो साथियों, स्वागत है वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के इस धमाकेदार सेशन के अंदर हम बात करेंगे सेल और कोशिका। मैं आपको बता दूं कि सेल और आखिर कोशिका है क्या। किसी भी जीवित और जीवों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को ही हम सेल अथवा कोशिका कहते हैं। यानी किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही सेल कहलाती है। चलिए हम बात करते हैं इनके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में कौन सी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कार्य करती है। बैक्टीरिया में आखिर हम बात करें बैक्टीरिया में कौन सी संरचना है जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कार्य करती है। बैक्टीरिया के अंदर जब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया आखिर कितने सेल वाला होता है। देखिए बैक्टीरिया के अंदर हम एक ही सेल की बात करते हैं, केवल एक ही सेल हुआ करती है। और इस सेल के अंदर बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन यहाँ से हट जाती है। इसका जेनेटिक मटेरियल यहीं पर होता है, इस साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर डूबा रहता है। और इस जिस तरह से हमारी सेल के अंदर देखा जाए तो हमारी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा कोशिका झिल्ली के अलावा एक वेल डिफाइंड बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक न्यूक्लियस या फिर नाभिक होता है। और इस न्यूक्लियस और नाभिक की हम बात करें तो इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। और मेम्ब्रेन के अंदर हम देखें तो यहाँ पर डीएनए हुआ करता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पर ये कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर आखिर क्या है, तो उसका सीधा सा आंसर मैं आपको बता दूं, मीसोसोम होता है। मीसोसोम है क्या आखिर? मीसोसोम की हम बात करें तो मीसोसोम क्या है? बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसी कोशिका के अंदर यहाँ पर ये कोशिका है और इसकी एक फोल्ड ऐसे हो जाता है, मेम्ब्रेन होती है ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड बना लेती है, इसी को मीसोसोम कहते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करती है जैसे एनिमल सेल और जंतु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करती है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, तो किसी के अंदर ऊर्जा बनती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, इसमें प्रोटीन बना करती है। सेल वॉल की हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में प्लांट सेल पादप कोशिका होती है, उसके चारों तरफ सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, एक से एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर दिए हुए हैं। और इन ऑब्जेक्टिव से बाहर सेल से संबंधित, कोशिका से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इस बात की भी गारंटी है। यहाँ देखिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो कोशिका के चारों तरफ होती है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। न्यूक्लियोइड किसको कहते हैं? कोई भी बैक्टीरिया की जो सेल हुआ करती है, बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक जिनकी सेल में कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनकी ही जेनेटिक मटेरियल को, उनकी ही आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या है? मीसोसोम है। उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल। इनमें से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल कौन सा नहीं है और कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल यानी झिल्ली से बना हुआ जिनके चारों झिल्ली नहीं है, इनमें से कौन सा है? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती वो राइबोसोम होते हैं। लिसोसोम मैंने भी बताया था। वैक्यूल मतलब रिक्तिकाएं, ये तो खाली होती है, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम ये खाली नहीं होते, ऐसे होते जरूर गोल गोल है, लेकिन इनके अंदर पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम हुआ करते हैं। और लाइसोसोम के लिए मैं बता दूं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कही जाती है। तो इसका मतलब सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो आंसर आता है लाइसोसोम।
तो यहाँ पर लाइसोसोम क्या है? सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली ही लाइसोसोम है। इसका मतलब रियलिटी में देखा जाए तो इनके कुछ नाम अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको आंसर है राइबोसोम। नेक्स्ट है मिडिल लेमला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जब मिडिल लेमला है क्या एक्चुअली? मिडिल लेमला लिखा हुआ है मध्य पटलिका, आखिर है क्या? जब कोशिका झिल्ली हुआ करती है उसके चारों तरफ जब पादप कोशिका में सेल बॉल यानी कोशिका भित्ति बनती है तो एक ऊपर वाली लेयर, एक बीच वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर होती है। ऊपर और नीचे वाली लेयर के बीच में जो बीच वाली लेयर होती है मध्य पटलिका कहलाती है। और वही मिडिल लेमेला, वही मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? तो आंसर होता है कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। याद रखिए कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। अगला है कि द क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। वे गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर एक सिरे के निकट स्थित होते हैं, एक सिरे के निकट स्थित होते हैं, वो आखिर क्या कहलाते हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि बिल्कुल सिरे पर है टीरोसेंट्रिक होते हैं, और सिरे से थोड़ा सा नीचे है एक्रोसेंट्रिक होते हैं, मध्य में होते हैं तो मेटासेंट्रिक होते हैं, मध्य से थोड़ा इधर उधर होते हैं सब मेटासेंट्रिक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सिरे पर है तो इसका मतलब उसका आंसर है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक आंसर है सी। प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस इन, मैंने बताया था सेल के अंदर, कोशिका के अंदर आखिर ऐसा कौन सा कोशिकांग और सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन का निर्माण करता है? प्रोटीन के निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक होता है, उसका नाम है राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, मैं आपको बता देता हूँ इनके नाम क्या है। यहाँ कहते हैं इसको प्रोटीन फैक्ट्री, कि प्रोटीन इसी के अंदर बनती है। और इसके अलावा यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन इसके अंदर जो एटीपी होते हैं उन एटीपी के लिए मैं अलग से बता देता हूँ। एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में देखा है तो क्लोरोप्लास्ट के लिए अलग से नाम होता है, इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। सेल के अंदर ये किचन का काम करती है, इसका मतलब यहाँ पर खाना बनता है, क्योंकि आपको पता है कि वास्तव में क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसकी वजह से हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट हुआ करता है, इसको कोई विशेष नाम नहीं है, क्रोमा मतलब कलर होता है, ये कलरफुल हुआ करते हैं, प्लास्टिड के ही टाइप होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हुआ करता है उसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस जो प्लांट में चलती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हुआ करती है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन आकर कहां पर होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन मीसोसोम में होता है, यहाँ पर होता है। क्लोरोप्लास्ट में व्यवस्थित चपटी झिल्लीदार थैलियों के ढेर से बनने वाली संरचना क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये लिखा है स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग, मतलब एक के ऊपर एक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर चपटी झिल्ली जारी रचना होती है, एक के ऊपर एक है, ऐसे सिक्कों के ढेर की तरह वो नीचे से ऊपर होती हैं। आखिर इनको क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पर हम बात करें तो उनके लिए नाम यूज किया जाता है, टर्म होता है ग्रेना। मैं आपको बता दूं कि दो पार्ट हुआ करते हैं, एक ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर दो, क्लोरोप्लास्ट की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होती है एक ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमा। ग्रेना हुआ करते हैं वो तो इस तरह से चपटी झिल्ली वाले हुआ करते हैं, एक के ऊपर एक रखे होते हैं, एक को ग्रेनम कहते हैं, सबको मिला के ग्रेना कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें एक ढेर लगा हुआ है, दूसरा ढेर लगा हुआ है, जैसे मैंने कहा एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, और यहाँ भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये दोनों जो जुड़े होते हैं, एक ग्रेना और दूसरा ग्रेना जिससे जुड़ा होता है उसको नाम देते हैं लैमिनी, नाम देते हैं लैमिनी। और क्रिस्टी अगर हम बात करें तो वास्तव में देखा जाए
क्रिस्टी हुआ करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट की नहीं है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में है। ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों हुआ करते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ग्रेना के अंदर हुआ करते हैं ढेर सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल इसी के अंदर होते हैं। और यहाँ पर क्लोरोफिल हुआ करता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसलिए पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला क्लोरोफिल आखिर कहाँ पर है, ग्रेना या स्ट्रोमा? तो आंसर होगा ग्रेना। आंसर होगा आपका ग्रेना। चलिए हम बात करते हैं, which of the following structures between two adjacent cells is an effective transport pathway? जो पड़ोसी कोशिकाएं हुआ करती है उनको जोड़ने वाली, जो कि परिवहन में सहायता करती है, आखिर वो स्ट्रक्चर इनमें से कौन सी होती है? दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, मैं बता देता हूँ, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एक कोशिका ये है, दूसरी कोशिका ये है। यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड बनाकर यहाँ से आती है, ये इधर आती है, दोनों एक पार्ट बना लेती है, पार्ट जैसे स्ट्रक्चर, और इसी को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा स्टार्च। ऑस्मोटिक एक्सपांशन ऑफ ए सेल kept in the water is mainly regulated by, पानी में किसी कोशिका को जब रख दिया जाता है तो उसका पराशर जो दाब हुआ करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे होता है? तो उसका एक ही कारण होता है कि उस कोशिका के अंदर सबसे बढ़िया बैलेंस बनाने के लिए होती हैं वैक्यूल्स। इन वैक्यूल्स की वजह से ही वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, जिससे पराशर दाब होती है। डीएनए इनमें आखिर किसमें मौजूद नहीं होता? याद रखिए, यूकेरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जो पूरी तरह से डेवलप हुआ करती है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के अलावा ढेर सारे कोशिकांग भी मिला करते हैं, जिसके केंद्रक में, जिसके सेंटर में देखा जाता है, बीचों बीच एक केंद्रक हुआ करता है, और वह केंद्रक, वो न्यूक्लियस, वो जिसे आप नाभिक कहते हैं, वेल डेवलप्ड होता है, किसी तरह से कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। उस नाभिक में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन राइबोसोम में डीएनए नहीं होता। और यहाँ पर एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन क्या है कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनमें देखा जाए तो इनके नाभिक के अलावा आखिर कौन से दो ऐसे सेल ऑर्गेनिल है, कोशिकांग है, जिसके अंदर डीएनए होता है? तो हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर डीएनए है ना, न्यूक्लियस में तो पहले से ही डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। और एक और बात बता दें कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि क्योंकि ये पूरी तरह से उस कोशिका के डीएनए और जेनेटिक मटेरियल पर निर्भर नहीं है। इसीलिए अपनी संख्या जब बढ़ानी होती है तो ये अपने डीएनए का उपयोग कर लेते हैं। इसीलिए कोशिका के अंदर ऐसे कौन से ऐसे कोशिकांग हैं डीएनए, नाभिक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा, जिनमें डीएनए होता है? तो आंसर आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर जिसमें डीएनए नहीं है वो है राइबोसोम। अगला है डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, तीनों के स्ट्रक्चर के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली होती है। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए आंसर आपका है लाइसोसोम। आपकी कोशिका के तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, तीन। अब इसमें से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होते हैं, वो तो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। याद रखिए, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, पौधों में मिला करता है। यहाँ पर तीन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और नाभिक, इन तीनों के चारों तरफ होती है डबल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद में देखिए, द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन द, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क आखिर किसमें होता है? मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो, जैसे मैंने कहा, ये कोशिका है यूकेरियोटिक, इसके अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, यहाँ पर इसका एक न्यूक्लियस है, एक इसकी मेम्ब्रेन है, और दूसरी मेम्ब्रेन ये देखिए, ये न्यूक्लियस है जिसको नाभिक कहते हैं। और उस नाभिक के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में से कुछ ऐसे फोल्ड आते हैं, और यही फोल्ड जाल बनाते हैं, और जाल बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो इसका मतलब ये जाल किसमें है? तो आंसर आता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म में ये जाल हुआ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
आखिर ये जाल कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की बात करें तो इसको देते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल, सेल का डायरेक्टर है वो, पूरी सेल को यही डायरेक्ट करता है, यही निर्देशित करता है। सेल का ब्रेन कहलाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं इसको। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर, वो भी यूकेटिक सेल के अंदर, यूकेटिक सेल उसके न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस हुआ करती है, छोटी सी होती है, यहाँ पर सॉलिड होती है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए के, और साथ में बनी होती है, इसके साथ जुड़ी होती है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म हुआ करती है एटीपी। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एम का मतलब मोनो क्योंकि इसमें एक ही फॉस्फेट है, डी का मतलब डाई, इसमें दो फॉस्फेट है, टी का मतलब ट्राई, इसमें तीन फॉस्फेट है। और यहाँ पर हम बात करें कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। An animal cell differs from the plant cell in the respect of, animal cell आखिर plant cell से किस बात में डिफरेंस रखती है, डिफरेंस है सेल वॉल में। एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल पादप कोशिका के चारों तरफ सेल वॉल होती है, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में देखा जाए तो सेल वॉल के बेस पर डिफरेंस होता है। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, सेल मेम्ब्रेन, सेल के चारों तरफ, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सेल है तो उसके चारों तरफ एक कंपलसरी तौर पर मेम्ब्रेन होती है, उसी को सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली हुआ करती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, सबसे ज्यादा होता है फॉस्फोलिपिड, और इसमें प्रोटीन भी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं, इसका नेचर क्या है, तो आंसर लिखते हैं फॉस्फो, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन की एक लेयर, दो लेयर किसकी है, लिपिड की, और एक लेयर किसकी, प्रोटीन की, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन। और नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मैंने आपको बताया था, लाइसोसोम को कहते हैं, आत्महत्या की थैली आखिर किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं कि जब कोशिका भूखी मर रही होती है उस समय पर दिक्कत इस बात की होती है कि ये लाइसोसोम हुआ करते हैं, वो भी भूखे मरते हैं, और लाइसोसोम फिर एकदम बस्ट होते हैं, और जैसे ही बस्ट होते हैं इनके सारे के सारे अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में जितनी भी मटेरियल होते हैं सबको खत्म कर देते हैं, सेल खत्म हो जाता है। गोल्गी एपरेटस है, ये तो अलग ही चीज है भाई, जहां भी सीक्रेशन की बात आती है, जहां भी श्रावण की बात आती है कि कोई मटेरियल बन रहा है, बन के पैक होके जा रहा है, तो गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस का रोल सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए गोल्गी एपरेटस है कोशिका की झिल्ली बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा लंबाई में सेल होती है, वो होती है नर्व सेल, तंत्र का कोशिका, जिसको आप न्यूरॉन भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में मैसेज को, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। मैं आपको बता दूं कि नर्व सेल, जिसे आप नर्वस सिस्टम के रूप में जानते हैं, नर्व सेल न्यूरॉन से कहा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि आपके अंदर होने वाली बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरी होती है स्पाइनल कॉर्ड। प्लेटलेट हुआ करती है, ये तो ब्लड में होती है, आरबीसी की फुल फॉर्म हुआ करती है रेड ब्लड, शुरुआत में सेल कहते हैं लेकिन बाद में इसमें से न्यूक्लियस गायब हो जाता है, कॉर्पसल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। और पूछा है लॉन्गेस्ट कौन सी है सबसे लंबी सेल, आपकी नर्व सेल और न्यूरॉन होती है। अगला है आइडेंटिफाई ह्यूमन सेल विच लैक न्यूक्लियस, इनमें से ह्यूमन के अंदर कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, देखिए आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम लिखा है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड,
डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम देखिए ल्यूकोसाइट, और ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। प्लेटलेट हुआ करती है, इनका मेन फंक्शन ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। डेंगू बीमारी हुआ करती है, उसमें हम देखेंगे डेंगू बीमारी के अंदर हम देखेंगे प्लेटलेट की संख्या ही कम हुआ करती है। याद रखिए, पूछा है कि ह्यूमन सेल के अंदर कौन सा है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो आंसर उसका है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी को देखो यहाँ पर नाम देखें, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, सॉरी, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट का भी दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, क्लॉटिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट है द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको कहते हैं, हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट दिया गया। सॉरी, प्रोटोप्लाज्म है उसके दो पार्ट कर दिए गए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। एक तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने कहा ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इनके दोनों के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर भी तो लिक्विड है, वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिक्स कर दिया जाए, टोटल फ्लूइड को देखें तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है पुरकिंजे साइंटिस्ट ने, और उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म ही होता है, ये पुरकिंजे ने कहा। और रॉबर्ट ब्राउन का संबंध न्यूक्लियस की डिस्कवरी से है। आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, उसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी, नाभिक की खोज आखिर किसने की है? तो उसका आंसर आता है रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक हुआ करते हैं, इनका संबंध सेल की डिस्कवरी से है, लेकिन जो सेल पहली देखी वो सेल डेड सेल थी, क्योंकि उसमें केमिकल सुबेरिन का जमाव मिला था। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट। और उसके बाद जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट हुआ करते थे, उस फ्लेमिंग साइंटिस्ट का संबंध देखा जाए तो सबसे पहले एंटीबायोटिक से है। फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहला प्रतिजैविक आखिर जिसने तैयार किया था? फ्लेमिंग। राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर, राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अगर आपसे पूछा इसी क्वेश्चन में रेस्पिरेशन, श्वसन का सेंटर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे श्वसन का सेंटर कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप सोचो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर है, तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। और आपसे पूछा है फैट सिंथेसिस कहाँ होती है? फैट सिंथेसिस है हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती, और बड़े स्तर पर नहीं होती भाई, क्योंकि फैट हमारी बॉडी के अंदर जमा हो गया तो मोटापा बढ़ता है। लाइसोसोम्स आर द रिजर्वोयर फॉर, लाइसोसोम के अंदर क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड, यार की प्लांट सेल की वैक्यूल होती है, उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, उसका नाम टोनोप्लास्ट है, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट, याद रखिए। सेल ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद द सेल सीक्रेशन, सेल सीक्रेशन मैंने बताया था, सेल के सीक्रेशन से संबंधित है गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, पहले बता दिया है, ब्रेन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल हुआ करता है, वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस आंसर है ये। हु गेव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी दी है सिलीडेन और स्वान, दोनों साइंटिस्ट ने, सिलीडेन और स्वान। सिलीडेन बॉटनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे, यानी उनको पेड़ पौधों से काफी इंटरेस्ट था सिलीडेन को, और स्वान को इंटरेस्ट था किससे? स्वान जो वैज्ञानिक थे उनका इंटरेस्ट था एनिमल्स में, और दोनों ने मिलकर थ्योरी दी। और उनके साथ में, सिलीडेन के साथ में स्वान, दोनों ने मिलकर थ्योरी दी है सेल थ्योरी। Who explained that new cells are formed from the pre-existing cell? कंफ्यूजन होता था कि नई सेल आखिर बनती कैसे, तो नई सेल बनती कैसे है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट, इनका नाम था रूडोल्फ विर्चो। ये रहा साइंटिस्ट जिनके नाम है रूडोल्फ विर्चो, उन्होंने बताया था कि नई बनने वाली सेल हमेशा पुरानी सेल से ही बना करती है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इन्होंने इसके लिए एक टर्म दिया था जो अक्सर किताबों में मिलता है,
एनसीईआरटी किताब के अंदर लिखा होता है ओमनिस सेलुला ई सेल्यूले, ओमनिस सेलुला ई सेल्यूले। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखो क्या है। इसका मतलब होता है कि नई बनने वाली सेल पुरानी वाली सेल से ही होती है। नई सेल का जन्म हमेशा पुरानी सेल से ही होता है और कहीं से नहीं होता। गूगल बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट हुक का संबंध मैंने आपको बताया ही था, सेल की डिस्कवरी से है। इन दोनों साइंटिस्ट का संबंध किससे था? सेल थ्योरी से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल ऑर्गेनिल? सेल के अंदर का क्वेश्चन इनमें से कौन सा नहीं है? राइबोसोम सेल ऑर्गेनिल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रतिमी जालिका कहते हैं वो भी है, डीएनए नहीं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, नाभिक के अंदर होता है। नाभिक एक सेल ऑर्गेनिल है लेकिन डीएनए सेल ऑर्गेनिल नहीं है, इसलिए आंसर इसका ही है। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर, सबसे छोटी सेल आखिर इनमें से कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल? मेम्ब्रेन किसके चारों तरफ नहीं है? राइबोसोम के चारों तरफ नहीं। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनिल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले मैंने बताया था रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने की है, रॉबर्ट ब्राउन। कभी कभी कुछ गुणसूत्रों में एक ही स्थान पर द्वितीयक संयोजन होते हैं, इनमें से एक छोटा टुकड़ा दिखाई देता है जिसे आप क्या कहते हैं? छोटा टुकड़ा होता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें से किसमें प्रेजेंट है? मतलब रिक्तका जिनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो वो प्रेजेंट होती है अमीबा। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल कौन सा है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल आपकी सेल के अंदर दो, एक राइबोसोम और दूसरा न्यूक्लियोलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस याद रखिए यहाँ पर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मेम्ब्रेन लेस यानी जिसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली नहीं होती, ऐसा कोशिका कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो राइबोसोम। अगर वो बात करें यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा है तो फिर दोनों है, न्यूक्लियोलस भी और साथ में राइबोसोम भी। याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट लाइन। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हैं और ए और बी दोनों आखिर किसमें दिए? सी में, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? सी। ए और बी नहीं, ए और बी दोनों सही है लेकिन दोनों दिए किसमें? सी में, इसलिए आंसर सी है। एलिडोप्लास्ट का संबंध इनमें से किससे है? एलिडोप्लास्ट का संबंध होता है प्रोटीन से। मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिड हुआ करते हैं, उसके कुछ टाइप पढ़ा करते हैं। प्लास्टिड होते हैं एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में होते हैं। सबसे पहली बात, प्लास्टिड के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड के अंदर डीएनए हुआ करता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। प्लास्टिड के अंदर हम बात करें तो सबसे बढ़िया बात, प्लास्टिड के इसी डीएनए की वजह से ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और ये प्लास्टिड हुआ करते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होता है, कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस चलती है, और एक हुआ करता है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में या तो लिपिड जमा हो सकता है या प्रोटीन जमा हो सकती है या कार्बोहाइड्रेट जमा हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे जब लिपिड जमा होगा तब उसको लाइपोप्लास्ट कहते हैं, और जब उसमें प्रोटीन जमा होती है तब एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप है। और उसके बाद जिसमें कार्बोहाइड्रेट जमा होता है उसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप। हमसे पूछा एल्यूरोप्लास्ट किसका स्टोर करेंगे? प्रोटीन। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से हम बेहतरीन एक से एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं।